अच्छा, ये वो पिछली क्लास में वो अनाउंसमेंट के लिए आए थे तो वो डिले हुई, फिर आप लोगों की जो चेकिंग हो रही होती है वो डिले हुई, तो 1-2 दिन लगेंगे इसमें भी आपको सेटल होने में। जब पक्का पता चल जाएगा कि रजिस्टर्ड बच्चे हैं तो हो जाएगा ठीक। ये जो 15-20 मिनट निकल जाते हैं ना, ये हो जाएगा ठीक। कल मैंने कहाँ एंड किया था? हाँ, इलस्ट्रेशन 1 की थी। चलें आगे चलते हैं। कल वाला एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। इन्वेंट्री होती है जो हमारे पास गुड्स पड़ी हुई हैं किसी भी शक्ल में किसी भी वक्त, वो इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? जो ईयर एंड पे पड़ी हुई है और अगले ही लम्हे वो अगले पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना होता है कहाँ? एसेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री को, और ओपनिंग इन्वेंट्री का इस्तेमाल कॉस्ट ऑफ सेल्स में हो रहा होता है। तो उसकी अमाउंट क्या होगी? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। फिर उसके बाद मैंने कॉस्ट की हेडिंग दी थी, और कॉस्ट की हेडिंग डाल के पहले मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कहा था, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कहा था कि हमारे पास स्टोर में कभी भी चीजें पड़ी हुई हैं तो उनकी कॉस्ट क्या है। तो उसका पहले लॉजिक ये बताया था कि इन्वेंट्री जिस हालत में जहां पड़ी है वहां तक लाने में जो खर्चा हुआ था वो उसकी कॉस्ट है। फिर मैंने फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल को एक शाफ में बांट के इकट्ठा किया था। ट्रेडिंग की फिनिश गुड्स उनको एक तरफ इकट्ठा क्यों कर लिया था? क्योंकि उनमें कॉमन बात यह है कि उनको खरीद के लेके आके उतार के रखना है, ये कॉमन है, तो इसलिए उनको एक शाख पे किया था। और फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वो दूसरी शाख पे रखा था। उनकी कॉस्ट में 3 कंपोनेंट्स डाले थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफएच। यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई तकलीफ, को बुरा लगाओ, किसी को कोई पूछना है, कहना है तो बताएं। हाँ जी, चले। मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिखा था ना, अब मैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख रहा हूं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब से ऑनवर्ड हमारी डिस्कशन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री पे होगी। मैंने ना सिर्फ असल बात मैंने यही बतानी थी, लेकिन इससे पहले मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, असल में मैंने यही लाना था। तो अब से ऑनवर्ड जब तक मैं एनआरवी की हेडिंग नहीं डालता तब तक हम सब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ही पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अगर इस बिल्डिंग में, इस प्रेमिसेस में 35 एसी हैं, 35 एसी हैं, वो इस बिजनेस के पास किसी किसी दौर में लाए गए। वो एसी कितने कॉस्ट किए थे? अच्छा, सारे जरूरी एक साथ खरीदे हो? नहीं। वो 35 एसी कितने कितने कॉस्ट किए थे खरीदना, लेके आना, इंस्टॉल करना? अच्छा, ये मैं एवी एसी की मिसाल दे रहा हूं, मैं उनको गुड्स नहीं कह रहा, बस एक बात समझाना चाह रहा हूं। इस रूम वाले 5 एसी कितनी कॉस्ट वाले हैं? वो जो पूरे कॉलेज के 35 हैं, या चलो 50 हैं, 100 हैं, उनकी कॉस्ट वो सब एक साथ खरीदे थे? सबकी अलग अलग है ना। अब मैं पूछूं कि इन 5 की कौन सी है, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि उन 100 में से ये 5 कौन से वाले? नहीं समझिए मिसाल। देखें, वो 100 सब एक साथ खरीदे थे? नहीं, अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग रेट्स पे खरीदे थे सब बिजनेस नहीं खरीदे। उन सब की कहीं ना कहीं डिटेल पर्चियां भी अवेलेबल होंगी, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखा होगा कौन सा वाला एसी कितने का पड़ा था। उन 100 के 100 का हिसाब अलग है। इन 5 की, जो इस रूम में, इन 5 की कॉस्ट कौन सी वाली है, ये कैसे पहचानना पड़ेगा कि उन 100 में से ये कौन से वाले हैं? क्यों इतना स्पेसिफिक क्यों पहचानना पड़ रहा है? क्योंकि डिफरेंट कॉस्ट थी। तो इन्वेंट्री पूरे साल में कभी भी किसी भी वक्त पड़ी हुई चीजें इन्वेंट्री है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पड़ी हुई इन्वेंट्री अगर ये देखना चाहें कि कितनी कॉस्ट की थी, तो इस पे कल बात हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट, तो जो कल इलस्ट्रेशन 1 की थी, खैर किताब खोल के क्या ढूंढेंगे, जबानी बता देता हूं। बिजनेस का पहला साल था और एक ही दफा में 30 के 30,000 इकट्ठे खरीदे थे। तो इससे क्या बात पता चल रही है? सब की सेम कॉस्ट है
और उनमें से जो ईयर एंड पे 2800 बच गए थे, जब सबकी कॉस्ट है ही एक, तो उन 28 की भी वही है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता? प्रॉब्लम ये आता कि ये जो 2800 ईयर एंड पे बचे हुए थे, इनमें से कुछ कभी खरीदे होते, कुछ कभी खरीदे होते, देखने में सब एक जैसे होते। तो प्रॉब्लम क्या है? जो एंड पे बचे हुए हैं, देखने में तो सब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये कौन से वाले हैं? जनवरी में जो खरीदे थे वो हैं, कि जो मार्च में खरीदे थे वो हैं, जो सितंबर में खरीदे थे वो हैं? और ये क्यों फिक्र करनी पड़ रही है? क्योंकि हर एक की कॉस्ट अलग अलग थी। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डन। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है कि हमें ये जानना पड़ेगा अगर सब आइटम्स डिफरेंट हैं, यानी हर एक की अलग अलग पहचान है। मिसाल के तौर पे अगर एक बिजनेस है जो डील करता है यूज्ड गाड़ियों में, यूज्ड गाड़ियां, सेकेंड हैंड गाड़ियां, तो उस बिजनेस को नहीं पता होगा कि जो गाड़ी इस वक्त हमारे गैराज में खड़ी है, शोरूम में खड़ी है, वो कितने की खरीदी थी? पता होगा ना, हर एक डिफरेंट है। तो जितनी आइटम स्टॉक में है, सबके बारे में अलग अलग पता है। चूंकि सबके बारे में अलग अलग हिसाब रखा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पहचानना कोई मुश्किल काम है नहीं, सबका रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी जो इन सबकी अपनी अपनी कॉस्ट पता है। तो जैसे हमने पूरे साल में जितनी भी गाड़ियां खरीदी थी, सबकी अलग अलग फाइलें मौजूद हैं। तो ईयर एंड पे जो गाड़ियां शोरूम में अभी भी पड़ी हुई हैं, उनकी कॉस्ट पता होगी। हाँ, क्योंकि सब डिफरेंट थी, सबका हमारे पास अलग अलग फाइल है, तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट जानना कोई मसला नहीं है। तो फिर ये सवाल का भी टॉपिक नहीं है, ये तो मसला ही नहीं है ना। आपके लिए मसला है ये सारी आइटम्स एक जैसी हैं। अब जब देखने में सब एक जैसी हैं, जैसे जनरल स्टोर, अब जो जनरल स्टोर के अंदर जितने उसने अंडे रखे हुए बेचने के लिए, अब वो अंडे तो सब एक जैसे ही हैं, सब सफेद रंग के हैं। तो वो तो रोज नया सामान आता है, रोज रेट चेंज हो रहा होता है, तो उसको तो नहीं पहचाना जाएगा कि ये अंडे रखे हुए ये कौन से हैं जो परसों आए थे या कौन से हैं जो 10 दिन पहले आए थे। सब एक जैसे हैं देखने में। तो चूंकि सब एक जैसे हैं और वो डिफरेंट रेट्स पे खरीदे गए थे, तो हमें फिर कोई तो हल निकालना पड़ेगा, और वो हल है दो, फाइफो और एफको। अच्छा, अगर ये इंग्लिश पढ़ी नहीं जा रही तो इसका मतलब आपकी रीडिंग कमजोर है। अगर आपसे पढ़ी नहीं जा रही तो ये मैंने लिखा हुआ है, सिंस ऑल आइटम्स इन क्लोजिंग स्टॉक आर सिमिलर, लेकिन कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स डिफरेंट हैं क्योंकि वो डिफरेंट टाइम पे ड्यूरिंग द ईयर बनाई या खरीदी गई हैं। इसी के नीचे लिख रहा हूं, इसी से नीचे।
तो फिर हमें कोई ना कोई कॉस्टिंग मेथड लगा के ही उनकी कॉस्ट जाननी पड़ेगी, जो कि आपके लेवल पे दो हैं। एक है फाइफो और एक है एफओ। फाइफो से क्या बनता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एफओ होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये मैंने इससे आगे लिखा है। हाँ जी, इतना लिखा। अच्छा, अब ना मैं आपको फाइफो और एफ को बताता हूँ, लेकिन फाइफो एफ को बताने से पहले, ये आपको आता है? प्लीज है, आता है आपको? है, आता है। मैं फिर भी एक सादा सा सवाल रिवाइज कराने के लिए जरूर करा दूंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। इन तक जाने से पहले एक चीज और बता देता हूं। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के ना दो सिस्टम्स हैं। एक होता है पीरियोडिक और एक होता है परपेचुअल। अच्छा, इसकी मिसाल समझाता हूं। अगर कभी किसी मेडिकल स्टोर जाना हुआ हो, तो कोई बड़ा मेडिकल स्टोर अगर जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो उससे जो चीज़ मांगेंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पहले बिल बनाएगा और उसी में से चेक करके बता देगा कि नहीं है। छोटा मोटा मेडिकल स्टोर होगा तो वो उठ के जाएगा, देखेगा, ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो आगे बताएगा दवाई खत्म हो गई। तो उसको वही बैठे बैठे क्यों नहीं पता? क्योंकि उसके पास कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। फिजिकली जाना पड़ता है, शेल्फ देखने पड़ते हैं, ढूंढता है, डब्बी खाली है, फेंकता है, नहीं जी खत्म हो गई है। लेकिन जो पहले वाली मिसाल में जिसको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सब पता चल रहा है, तो वो कैमरों में देख रहा है, उसके पास सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड अपडेटेड है, और वो तभी अपडेटेड है जब वो जितनी भी चीजें खरीदते थे वो भी साथ रिकॉर्ड करते थे, जितनी बिकती थी वो भी साथ रिकॉर्ड होती थी, और अपडेटेड बैलेंस मौजूद था। तो जब इन्वेंट्री की सारी आनियां जानियां रिकॉर्ड हो रही हो, तो उस तरीके को रिकॉर्डिंग को परपेचुअल सिस्टम कहते हैं। इसमें इन्वेंट्री की सारी आनियां जानियां टाइमली रिकॉर्ड हो रही है। ऑल इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस timely recorded. Therefore, closing inventory is determined as balance from record. तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रिकॉर्ड्स के अंदर बैलेंस आ रहा होगा, यानी रिकॉर्ड से ही पता चल जाएगा कि कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम वाले साथ साथ इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये जिंदगी भर राज रह जाएगा, फिजिकली गिनना पड़ेगा।
फिजिकल स्टॉक काउंट करना पड़ेगा। तो ये पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम का फर्क है। पहले आपको एक बिल्कुल सादा सा सवाल कराता हूं, उससे FIFO F को समझाता हूं, फिर मैं उसमें रिटर्न्स डाल के फिर वो समझाऊंगा। ये नोट कर लें, फिर सवाल लिखें। हाँ जी, ये सारा कुछ नोटेड। चलें सवाल लिखें। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस या फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to a trading business for the month of July। एक ट्रेडिंग बिजनेस की इंफॉर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओपनिंग स्टॉक 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 रुपए, एट द रेट ऑफ 50 रुपीज। अच्छा, उसके बाद लिखें परचेजेस। ये मैंने बता दिया ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद बता रहा हूं परचेजेस। डेट बताऊंगा, यूनिट्स बताऊंगा और पर यूनिट रेट बताऊंगा। डेट, यूनिट्स और पर यूनिट रेट। परचेजेस बता रहा हूं, डेट किस दिन खरीदी, यूनिट्स कितने यूनिट्स खरीदे और रेट कितने रुपए का खरीदा। पहले खरीदे 3 जुलाई को, 3 जुलाई। साल जो मर्जी कर ले, 1997 कर ले चलो। जुलाई पहले खरीदे 3 जुलाई को और ये खरीदे 400 यूनिट्स और एक था 52 का, 52 फिर खरीदे 12 जुलाई को, 12 जुलाई 450 खरीदे, 450 450 और 56 का एक। फिर खरीदे 30 जुलाई को, 30 जुलाई 130 यूनिट्स, 130 130 58 का। चलें, ये जुलाई की है परचेजेस। अब बता रहा हूं जुलाई की सेल्स। डेट बताऊंगा और यूनिट्स बताऊंगा, बस सेल प्राइस नहीं बता रहा। डेट और यूनिट्स। 7 जुलाई को, 7 जुलाई 360 यूनिट्स, 360। उसके बाद 18 जुलाई, 18 जुलाई 280, 280। 25 जुलाई, 25 जुलाई 200। चलें, ये 3 सेल्स हैं। और
मुझसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड है यूजिंग। अब यूजिंग के बाद पार्ट ए बी सी डी। पार्ट ए FIFO पीरियोडिक, पार्ट बी एवको पीरियोडिक, पार्ट सी FIFO परपेचुअल और पार्ट डी एवको परपेचुअल। चलो मुझसे रिक्वायर्ड। FIFO पीरियोडिक। अच्छा, इसको ना मैं आपको कहानी समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, और उसको अपने अल्फाज में और एक्सप्लेन करना चाहें तो वो टाइम दे दूंगा, कर लीजिएगा। फिर इस सवाल का सोल्यूशन करूंगा, यानी पहले कहानी समझाता हूं। कहानी ये है कि जुलाई के महीने में, महीने के शुरू में कितने यूनिट्स पहले से पड़े हुए थे? 150। कितने वाला? 50 वाले। फिर महीने के दौरान मजीद हमने खरीदे, कितने कितने? 400। कितने वाला? 52 वाला। फिर 450 कितने वाला? 130 कितने वाला? 58 वाला। इनकी जरा अमाउंट भी बताइएगा। 20,800, 200, 7,500। टोटल लिखिएगा 7540, 53540। अच्छा, ये भी बता दें, कहानी यह है कि जुलाई के महीने में जो इन्वेंट्री में इन हुए हैं, इतने पहले पड़े थे, इतने और आए, और जो पहले पड़े थे वो जून के ही क्लोजिंग होंगे ना, तो उनकी भी हमें कोई कॉस्ट थी जो ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी मेथड से निकाली होगी। फिर मजीद आए और इनके भी डिफरेंट डिफरेंट रेट्स थे। जुलाई के महीने में टोटल बेच कितने दिए? टोटल कितने यूनिट्स बेच दिए? अगर आप सारे सेल्स के यूनिट्स को लें तो 840 बेच दिए, तो यकीनन फिर क्लोजिंग में कितने बच गए होंगे? कैसे चेक करें? सिंपल सा मैथ है। इतने स्टोर में पहले थे, इतने और आए, इतने बिक गए, तो बाकी कितने रह गए? 290। यहां तक कोई एतराज परेशानी? हाँ जी, यहां तक कोई मसला? फाइफो, फाइफो का कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा, क्या हमें एग्जैक्टली पता है कि ये इनमें से कौन से हैं? क्यों? क्योंकि एक सब एक जैसे हैं। तो फिर बुजुर्गों का बनाया हुआ मेथड है फाइफो। इस मेथड का मतलब यह है कि आप ये समझें कि जो पुराने थे पहले वो गए, यानी पहले दादाजी है, फिर अब्बा जी, और एंड पे अब पोता है जो बचा हुआ है।
तो फाइफो में अजम्पशन का वर्ड नहीं, चलो मैं चेंज कर देता हूं। फाइफो मेथड के मानने का मतलब है हम ये समझ रहे हैं कि जो पुराने थे पहले वो गए होंगे, फिर जो उसके बाद आए थे, फिर जो उसके बाद आए थे, फिर जो उसके बाद आए थे, यानी बचे हुए कौन से होंगे? जो लेटेस्ट खरीदे थे। तो फाइफो का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लोजिंग स्टॉक मोस्ट रीसेंट परचेजेस में से होता है। मोस्ट रीसेंट परचेजेस, ये फाइफो का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि पुराने तो गए, तो फिर जो बच गए वो नए खरीदे वालों में से हैं। ये फाइफो की कहानी है कि हम अपनी कैलकुलेशंस इस बेस पे करेंगे कि जो पुराने थे वो गए, जो बचे रह गए हैं वो फिर नए वालों में से ही हैं। ये फाइफो का कॉन्सेप्ट है। अगर इतना लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, फिर मैं इस सवाल का सोल्यूशन बना देता हूं। हाँ जी। अच्छा, मैंने भी FR2 में क्या लेक्चर नंबर लिखा हुआ था? 14 था। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन मैंने पूछा है कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताता हूं पहले। फाइफो के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक के बचे हुए यूनिट्स नई परचेजेस में से हैं। तो ये 290 इन में से हैं। ये 130 वाले तो होंगे ही होंगे, और टोटल स्टॉक में पड़े हुए हैं 290।
तो बाकी 160 फिर इसमें से होंगे। एट नाइन 6 1 6 5। हाँ जी, ऐसे ही पढ़ा है 5 या उल्टा बता दिया मैंने? ऐसे ही पढ़ा। कॉस्ट ऑफ सेल में आपको दो तरह से बता रहा हूं, और पीरियोडिक में जो अफजल तरीका है वो बता दूंगा। अफजल तरीका ये है, अफजल तरीका ये है जो आपने शायद बल्कि यकीनन पढ़ा होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये पढ़ा है? तो यही है पीरियोडिक में, यही अफजल तरीका है। और मैंने कुछ क्लासेस के बाद इस फार्मूले को और बढ़ाऊंगा, उसको और बड़ा कर दूंगा एक दो क्लासेस के बाद। अब इसमें वैल्यूज डाल लें तो ओपनिंग स्टॉक 7500 का रहा, परचेजेस 53540 की है, माइनस क्लोजिंग 16500 का है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 44540, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा, जिनको ये फार्मूला रट्टा लग रहा है ना, मैं इनको समझाता भी हूं। ये 290 कैसे निकला था? ये सिंपल सा मैथ लगाया था। 150 यूनिट्स पहले पड़े हुए थे, फिर 980 यूनिट्स और आए, 290 यूनिट्स बचे रह गए, तो बाकी किधर गए? बिक गए। इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बचे रह गए, तो बाकी बिक गए। यानी जितने पहले थे प्लस इतने और आए माइनस जो बचे रह गए, तो बाकी बिक गए होंगे। तो ये सेल्स के यूनिट्स, ओपनिंग के यूनिट्स प्लस परचेजेस के यूनिट्स माइनस क्लोजिंग के यूनिट्स, तो सेल के यूनिट्स आ जाएंगे। अब इसी को यूनिट्स की वजह मैं कॉस्ट से बदल देता हूं। ओपनिंग की यूनिट्स की कॉस्ट, परचेजेस के यूनिट्स की कॉस्ट, क्लोजिंग के यूनिट्स की कॉस्ट इक्वल टू जो बिक गए उनकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग यूनिट की कॉस्ट, परचेजेस यूनिट्स की कॉस्ट, क्लोजिंग यूनिट की कॉस्ट, तो सेल्स की कॉस्ट। और इस सवाल में वैसे हमेशा ऐसे नहीं करिएगा, लेकिन इस सवाल में चले बता रहा हूं, फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो बिके वो पुराने वालों में से थे। अब जरा पुराने गिनते हैं। शुरू वाले 150 बिक गए होंगे, टोटल कितने बिके? तो ये 150 तो बिक गए होंगे ना। उसके बाद कितने आए? वो भी बिक गए होंगे, वो भी गए। फिर 450 आए, उनमें से तो इतने बचे हुए हैं, तो फिर कितने बिक गए? 2। ये ऐसे बनाए 840, और ये इतने वाले, ये इतने वाले, ये इतने वाले, इनका टोटल करके देखें। 4 4, ये है जी फाइफो। और अगर सिस्टम पीरियोडिक फॉलो होता हो तो फॉर्मेट में कैसे लिखना है? ये आंसर है, ये आंसर है। हाँ, नहीं क्या तो ये अच्छा नहीं लग रहा? रिस्पेक्ट ज्यादा, इसको हजरत क्लोजिंग स्टॉक कह देते हैं। तो ये आंसर ऐसे ही है। अच्छा, अगर आपको याद पड़ा ना कि कोई टेबल बनता था, वो परपेचुअल है। पीरियोडिक में यही आंसर है, बस ये ऐसे ही है। ये ऑफिशियल आंसर है, ये आंसर है। ये तो मैं आपको वैसे समझा रहा था, आंसर ये है।
नोटेड ये कर रहे हैं अभी, कर लें। एवको पीरियोडिक, चलें इसकी कहानी समझें। जून का क्लोजिंग स्टॉक था 150 यूनिट्स, 50 वाले जून का, यही जुलाई का ओपनिंग हो गया। फिर जुलाई के महीने में जो मजीद खरीदे 452 वाले, 450, 56 वाले, 130, 58 वाले, 980, 53540, ये सब अलग अलग रेट्स वाले हैं। इस महीने में स्टोर में ये इन है, वो पिछले महीने से ये नए इन हुए हैं, और हमें इनकी कॉस्ट कब पड़ रही है, जब हम इनको बेच रहे हैं या जब खरीद के ला रहे हैं? जब खरीद के ला रहे हैं, तो हमें कॉस्ट ये पड़ी है जब जब इनको स्टोर में लेके आए हैं। अब ये देखने में सब एक जैसे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे थे तो रेट्स अलग हैं। एवरेज मेथड ये है कि हम कहेंगे सब एक जैसे हैं, और सब एक जैसे हैं तो सब का हमें एक ही रेट पड़ा है। तो इन सब के डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन अगर हम एवरेज करना चाहें तो 50, 52, 56, 58, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर लें। नहीं कर सकते? 50 प्लस 52 प्लस 56 प्लस 58 डिवाइड बाय 4, नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बकवास एवरेज है। ये सिंपल एवरेज है। रेट का एवरेज सिंपल बकवास मेथड होता है। वेटेड एवरेज कि हम सारी अमाउंट्स डिवाइडेड बाय सारे यूनिट्स, ये वेटेड एवरेज है। इसमें 50, 52, 56, 58 भी यूज हो रहा होगा और यूनिट्स भी यूज हो रहे होंगे, इसलिए इसको वेटेड एवरेज कहते हैं। तो अब हम करेंगे ये कि इन सबको एक आंख से देखेंगे, और एक आंख से देख के उसका जब एक ही मतलब दोनों आंखों से देखेंगे, इसको हम जब एवरेज रेट निकालेंगे तो सारी अमाउंट्स यानी 7500, ये कहां से आया? इसके साथ मैंने इनकी भी अमाउंट्स मिला ली, डिवाइडेड बाय सारे यूनिट्स। कौन से यूनिट्स, किन की बात कर रहे हैं? देखें, स्टोर में जो भी इन हुए हैं वो अपना अपना रेट लेके आए हैं, अपनी अपनी कॉस्ट लेके स्टोर में आए हैं। तो जो भी अपनी कॉस्ट लेके स्टोर में आए हैं, हम उन सब को एक करके एवरेज निकाल रहे हैं। पीरियोडिक इसलिए कह रहे हैं कि हम ये एवरेज पूरे पीरियड का डाटा सामने आने के बाद कर रहे हैं, और इस मिसाल में पीरियड कितना है? महीना। तो हम ये काम महीना पूरा होने के बाद कर रहे होंगे। तो पीरियोडिक के अंदर एवरेज करना एक पूरे पीरियड के बाद है, उस पूरे पीरियड का सारा डाटा सामने लाने के बाद। तो जितने पहले पड़े थे, जितने और अपनी अपनी कॉस्ट लेके आए, तो सब की कॉस्ट जमा करके सब के यूनिट से डिवाइड कर दिए। 54 बस, 0.0 आगे। जब हमने पर यूनिट रेट निकालना हो ना, तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है 2 डेसिमल तक जाना। नंबर नहीं कटेंगे, अगर कोई 54 कर लेगा तो ठीक है, लेकिन आदत आप यही बनाइए कि रेट निकालने हो, रेट पर यूनिट, तो 2 डेसिमल तक जाना चाहिए। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर बिजनेस ये फॉलो कर रहा है, तो बिजनेस इस बात का मतलब ये लेगा कि जुलाई में जितने भी अपनी अपनी कॉस्ट लेके इन हुए, हमने जुलाई का डब्बा हिलाया और उस हिलाने से क्या हुआ, सारे एक जैसे हो गए और सब की कॉस्ट 54.02 हो गई। अब सब एक जैसे हैं। तो जो जुलाई से बाहर जा रहे हैं, मतलब बिक रहे हैं, वो कौन से वाले हैं? वो भी 54.02 वाले हैं। और जो जुलाई के एंड पे बचे रह रहे हैं,
वो भी 54.02 वाले। और यही हरकत जब जून में की होगी तो ये जो आंसर 54.02 आया है वो आंसर 50 आया था, तभी ओपनिंग का मैंने रेट 50 दिया हुआ। यही काम जून में भी किया था। तो हर महीने ये काम होगा। क्या काम? उस महीने के जितने इन हैं, यानी जो पहले थे और जो परचेजेस और आई, वो अपनी कॉस्ट लेके आई हैं, उन सब को टोटल करके टोटल क्वांटिटी से डिवाइड तो एक एवरेज रेट निकलेगा। अब इस महीने में जो भी गए, जो भी बचे रह गए, सब इसी रेट वाले हैं। और ये तो चलो मैंने कहानी सुनाई, सोल्यूशन ऑफिशियली ये कि एवरेज रेट निकाला। अब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पे भी यही रेट है, 290 यूनिट्स, इतने ही वाले, 1566 नहीं, बस ठीक है 6। सिर्फ रेट को कहा है 2 डेसिमल तक लेके जाए, अमाउंट बस ये बहुत है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों तरीके ठीक हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग 7500, परचेजेस 53540 माइनस क्लोजिंग जी 45374। और ये भी सही है कि जो बिके वो भी और जो बचे रह गए वो भी सब एक जैसे हैं। कितने वाले? 54.02 वाले। तो जितने बिके सब की यही कॉस्ट है। 377, ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ का पॉइंट, दोनों सही है। ये हो गया वेटेड एवरेज पीरियोडिक। एज ए बिजनेस क्या पता चलेगा? अच्छा अच्छा, बिजनेस कैसे फैसला करेगा कि फाइफो मेथड यूज करना है कि एफ को? है फाइफो या एफ को, ये बिजनेस कैसे फैसला करे? बिजनेस की मर्जी, जो मर्जी करे, बिजनेस की मर्जी। जिसको फाइफो अच्छा लगता है फाइफो यूज कर ले, जिसको एफ को अच्छा लगता है एफ को यूज कर ले, बिजनेस की मर्जी। वो नोट करें, फिर परपेचुअल दिखाता हूं।
FIFO परपेचुअल, FIFO परपेचुअल। अच्छा, अगर आपने ये जो मैं कॉलम बनाऊंगा इससे थोड़ा डिफरेंट पढ़ा हुआ है तो आप वैसे करना चाहें, आपकी मर्जी है। मैं आपको जो कॉलम्स बता रहा हूं मेरे ख्याल ऐसे ही पढ़े होंगे, लेकिन अगर किसी ने डिफरेंट पढ़े हैं और वो उस तरीके पे चलना चाहे तो दफाव चलता रहे। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं। डेट थोड़ी सी छोटी सी बस अंग्रेजी, उसके बाद तीन तीन कॉलम्स के तीन सेट हैं। एक स्टोर में जो चीजें आ रही होंगी जिसको परचेज भी कह सकते हैं, रिसीट्स भी कह सकते हैं। इसमें तीन कॉलम, जो यूनिट्स ला रहे हैं उनके यूनिट्स, उनका रेट और फिर उनका टोटल। और इन्हीं तीन कॉलम का एक सेट और जिसको हम कह देंगे इशू, यूनिट्स, रेट और इनका टोटल। और फिर तीन कॉलम्स का एक और सेट, बैलेंस, यूनिट्स, रेट और टोटल। तो ये 11 कॉलम हो गए। डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी और फिर तीन तीन कॉलम्स के तीन सेट। ऐसे ही है या कोई और तरीका पड़ा है? नहीं, वैसे तो सही है, लेकिन वैसे कह रहा हूं ना, आप गलत ना पढ़ाए हो पहले। तो सबसे पहला काम, महीने की ओपनिंग, महीने की स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन ये है कि 1 जुलाई पे जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था वो महीने की स्टार्टिंग पोजीशन है, और वो ये बैलेंस 150 थे, 50 का एक था 7500। ये महीने की स्टार्टिंग पोजीशन थी। उसके बाद डेट वाइज चले। परपेचुअल में हमने हर ट्रांजेक्शन को साथ साथ उसकी डेट के साथ तमीज से रिकॉर्ड करना है। तो इस डेटा में से डेट वाइज चल के देखें फिर 1 जुलाई के बाद आगे क्या हुआ। 3 जुलाई को हुई है परचेज। 3 जुलाई को परचेज हुई है। परचेज हुई तो स्टोर में यूनिट्स इन हुए कि आउट हुए? इन हुए। ये यहां कितने यूनिट्स? 400 आए हैं, 52 का एक, 20,800 रुपए के। अच्छा, अब चूंकि फाइफो है ना, फाइफो, तो हमें ये तमीज रखनी पड़ेगी कि पहले कौन से हैं और बाद में कौन से हैं। तमीज रखेंगे तो सही फाइफो लगेगा। इनके स्टोर में आने के बाद अब स्टोर की पोजीशन ये है कि 150 पुराने वाले पहले पड़े हुए और इनके बाद 400 और आ गए 52 वाले, और बैलेंस अब ये हो गया हुआ। तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाएंगी, परपेचुअल है तो हम अपने बैलेंस को अपडेट करते जाएंगे। अब बैलेंस की पोजीशन ये है, इतने यूनिट्स इतने वाले पड़े हुए, इतने यूनिट्स इतने वाले पड़े हुए। फिर डेट वाइज आगे चले। 7 जुलाई को सेल की है, कितने यूनिट्स? 360। फाइफो, हमने जब स्टोर से निकाल के बेचे होंगे तो हमारे पास ये दो तरह के पड़े हुए हैं। और फाइफो मेथड फॉलो करने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि इनमें से पहले हमने पुराने वाले ये निकाले होंगे, बाकी इनमें से निकाले होंगे। यानी हमने सेल करते हुए 150 निकाले होंगे 50 वाले, कितने यूनिट्स बेचे हैं, तो बाकी 210 हमने ये वाले बेचे होंगे। और इनको बेचने के बाद ये हो गया 7500 और ये 10920। और इनके बेचने के बाद अब बैलेंस की पोजीशन कितनी है? ये गए, इनमें से 210 गए, 190 रह गए 52 वाले, 00। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस अपडेट करते जाएंगे। फिर डेट वाइज आगे चलें। 12 जुलाई को परचेज हो गई, कितने यूनिट्स? 450 आ गए, 56 वाले, 56 वाले, 25200। और इनके आने से अब स्टोर की पोजीशन ये है कि 190 पहले पड़े हुए हैं, 450 और आ गए, 9880 और 25200। ये स्टोर बैलेंस अपडेट हो गया।
फिर 18 जुलाई को सेल हो गई, 285 है। पहले ये बिके होंगे, बाद में इनमें से तो 190 52 वाले गए और बाकी 90 56 वाले गए, 50। और अब बैलेंस का पोजीशन ये रहेगी कि ये गए, इनमें से 90 गए, 360 रह गए, 2016। फिर 25 जुलाई को फिर सेल हो गई 200, और थे ही यही, तो इन्हीं में से 200 गए 56 वाले, 112 00, 200 गए, 160 रह गए 56 वाले, 8960। और लास्ट 30 जुलाई को परचेज हो गई 130 58 वाले, 7540। और स्टॉक की पोजीशन ये हो गई कि 160 पड़े हुए हैं 56 वाले और 130 आ गए 58 वाले। और चूंकि महीना खत्म हो गया तो यहां हमारी एंडिंग पोजीशन आ गई कि स्टॉक में रह गए हैं 290, 16500। ये है FIFO परपेचुअल। इसमें बताएं बेटे, किसी कैलकुलेशन में कोई एतराज, कोई परेशानी? चलें इसको नोट करें, फिर मैं एफ को करता हूं। इतना सा लगेगा जी। ये अमाउंट नहीं लिखना चाह रहे, टाइम बच जाएगा इससे। चलें बचा लें कोई बात। जल्दी जल्दी भाई, आपको भी करना है।
बहुत देर लगा दी यार। अच्छा मेरे पास ये सहूलत मौजूद है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। पीरियोडिक पीरियोडिक एफको में हम एवरेज रेट निकाल कैसे रहे हैं? जितने शुरू में पड़े थे उनकी अमाउंट प्लस जितने और आए उनकी अमाउंट डिवाइडेड बाय जितने पहले यूनिट्स पड़े थे प्लस जितने और आए। ये कितने अरसे की? पूरे महीने की। क्योंकि हम ये काम महीने के बाद कर रहे हैं। अगर हर रोज के बाद ये काम कर रहे होते तो फिर महीने की परचेजेस की बजाय उस दिन की परचेज आ जाती है। ये एवरेज ही, लेकिन पीरियोडिक एवरेज का मतलब है कि हमने ये रेट पीरियड एंड पे निकालना है, और परपेचुअल का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद निकालना। करना यही है। यही क्या? जितने पहले पड़े थे उनकी अमाउंट प्लस जितने और आए उनकी अमाउंट डिवाइडेड बाय जितने पहले पड़े थे उनके यूनिट्स प्लस जितने और आए उनके यूनिट्स। लगाना यही फार्मूला है। और इस फार्मूले का इस्तेमाल क्या हो रहा है फिर कि अब जितने भी आउट हुए वो यही वाले थे, फिर जो बचे रह गए वो भी यही वाले थे। बस पीरियोडिक और परपेचुअल में फर्क ये है कि यहां पर ये वाला काम हमने पीरियड खत्म होने के बाद करना है, और परपेचुअल में ये काम हर ट्रांजेक्शन के बाद करना है। जैसे जब हमने परचेज कर ली तो अब हम ये एवरेज रेट निकालते हैं। कैसे? जितने पहले पड़े थे उनकी अमाउंट प्लस जितने और आए उनकी अमाउंट। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लें 28300। जितने पहले पड़े थे वो प्लस जितने और आए 550। अमाउंट को अमाउंट में ऐड कर लिया, यूनिट्स को यूनिट्स में ऐड कर लिया। अगर वो फार्मूला ना भी देखें, वैसे ही बता रहा हूं, इतने रुपए के पहले पड़े थे, इतने रुपए के और आ गए, इतने यूनिट्स पहले थे, इतने और आ गए। चूंकि हम कह रहे हैं सब एक जैसे हैं तो इसलिए हमने मिला लिया सबको। तो अगर इतने इतने रुपए के हैं तो एक कितने का? दिस डिवाइडेड बाय दिस 0.45। और अब बिक कितने रहे हैं 7 जुलाई को? तो वो जो बिक रहे हैं वो हैं ही सारे ये वाले, क्योंकि स्टोर में पड़े ही इतने हुए थे। तो 360 सारे यही वाले हैं। 51.45 18522। राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं है। आप मुझसे कॉस्ट में बार बार पूछते रहेंगे, मैं बार बार बताता रहूंगा। राउंडिंग ऑफ का फर्क कोई मसला नहीं होता, कोई नंबर नहीं करते। इतने थे इतने गए, बाकी रह गए 190 यही वाले 9775। अच्छा ठीक। अच्छा अब देखिए, अगर कोई ये लिख रहा है ये भी सही है और ये भी सही है, ये क्या किया मैंने? इतना था इतने गए तो इतने बच गए। 300 में से 522 गए तो ये 78 बच गए। राउंडिंग ऑफ का फर्क है। अगर आपको नहीं ठीक लग रहा आप 775 लिख लें, समझ आती है तो 778 लिख लें। उसके बाद क्या हुआ? और नए रेट वाले आ गए तो हमें फिर से एवरेज रेट अपडेट करना पड़ेगा। कैसे? इतने रुपए के पहले थे, इतने रुपए के और आ गए। इतने रुपए के पहले पड़े हैं, इतने रुपए के और आ गए हैं 978। इतने यूनिट्स पहले थे, इतने यूनिट्स और आ गए 640। तो अगर इतने रुपए के 640 हैं तो एक कितने का? 54.65। अब अपडेटेड रेट ये है। इसलिए जो 18 जुलाई को बिक रहे हैं कितने, वो भी सब यही वाले हैं 302। कितने बचे रह गए? 3 यही वाले
19 और उसके बाद 25 जुलाई को कितने बिके? वो भी सारे यही वाले क्योंकि पड़े यही हैं 10928 बाकी रह गए 160 यही वाले 8742 नहीं 44 किधर ये जी उसके बाद क्या हुआ 130 और आ गए अब चूंकि और आ गए तो रेट फिर चेंज हो जाएगा 160 पहले थे 130 और आ गए इतने रुपए के पहले थे इतने रुपए के और आ गए 162 तो फिर एक कितने का हुआ 56.16 ये क्लोजिंग स्टॉक कल मैं इसमें रिटर्न्स डालता हूं ठीक है अल्लाह